नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस शो में, आपके मनपसंद शो में, जहां पर रोज हम डेली ऑलमोस्ट फ्रॉम ईयर्स आपके पर्सनल फाइनेंस का ख्याल रखते हैं। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस कोई एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें महीनों और सालों लगते हैं। तब एक बढ़िया पोर्टफोलियो बिल्ट होता है, तब आपकी एक अच्छी कमाई होती है आपकी बचत पे। और इसीलिए सालों से ऑलमोस्ट 2 दशक हो चले हैं CNBC आवाज़ रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होता है शाम को 6:30 बजे, ताकि आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में कोई ब्रेक न लग जाए। तो आज ऐसा ही एक और एपिसोड लेकर हाजिर है। आप जानते हैं कैसे हमसे संपर्क करना है, क्योंकि रोज़ हम बताते हैं ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए कि आप हमें कैसे अपने सवाल भेजेंगे। तो ये देखिए, yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आप डिटेल में अपना सवाल, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के सवाल छोटे नहीं हो सकते और डिटेल में होते हैं, भेजिए, अपना पोर्टफोलियो दीजिए, तमाम चीज़ें भेजिए। फिर भी लगता है कि थोड़ा फास्ट भेजना है, थोड़ा क्विक भेजना है, तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि व्हाट्सएप पे वो टिपिकल मेल फॉर्मेट के सवाल बहुत खिचड़ी बन जाती है, तो ईमेल एक बेहतर तरीका है, बट व्हाट्सएप भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जनाब, एक्सेप्टेड है। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर शो लाइव है। कमेंट बॉक्स में जाके कोई एक आध क्वेरी पूछ सकते हैं, लेकिन आई थिंक ईमेल विल बी द राइट वे कि आप हमें संपर्क करें। लेकिन अगर आप कहेंगे अपना फ़ोन नंबर डाल के कि हमसे बात कर लीजिए, तो वो भी हम कर लेंगे। तो तीनों में से जो भी आपको तरीका कन्वीनियंट लग रहा है, प्लीज़ अपने सवाल भेजिए, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब आज के शो पर आते हैं। तो आज के शो की शुरुआत, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं आनंद राठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड की हेड श्वेता रजनी। और इनफैक्ट आई थिंक श्वेता जी पहली बार है जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आवास परिवार में एंड योर मनी में एज वेल। प्रिया विपिन जी, चलिए, तो आपसे बातचीत करेंगे ढेर सारी, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आप देंगी, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भागीदार बनेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले श्वेता मैम, एक रोज की परंपरा है कि शो की शुरुआत में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक, जिसे हम ज्ञान चर्चा बोलते हैं, वो लेते हैं, ताकि हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा और इन्फॉर्म कर सकें। ना सिर्फ कि वो समझें कि भाई मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, लेकिन पूरी म्यूचुअल फंड की दुनिया या पूरी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया, इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ अलग है, क्या जानने लायक है, उसकी भी बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थीमेटिक नई थीम है, मुझे ऐसा बताया गया, विच इज़ क्वालिटी फंड्स। तो मेरा भी आपसे सवाल, इंक्लूडिंग ऑल आवर व्यूअर्स, की क्या होता है ये क्वालिटी फंड्स, क्या है, क्या थीम है, और क्या इसके डेरिवेटिव्स है। सबसे पहले विपिन जी, ये जो आपने एक सेक्शन रखा है, मैं कहूंगी इन्वेस्टर एजुकेशन का, ये बहुत जरूरी है कि हमारे निवेशक समझें। जब आप निवेश कर रहे हैं तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, और फिर अपनी पर्सनल फाइनेंस में उसे इन्वॉल्व करें। तो क्वालिटी फंड्स आपने कहा, जी हाँ। तो क्वालिटी फंड्स होते क्या हैं? अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो देखिए, निवेश करने की अलग अलग शैली होती है, स्टाइल्स होती हैं, जिसमें क्वालिटी होती है, लो वॉलेटिलिटी, वैल्यू, मोमेंटम, ऐसे अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं। क्वालिटी जैसे नाम ही बताता है, उसका मतलब कि आप उन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं जहां पर उस कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब क्वालिटी अच्छी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक तरह से ये हो गया कि जो मुनाफे आते हैं वो कंपनी में, उसकी एक कंसिस्टेंसी है, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। मुनाफे आने की विजिबिलिटी, जिसे हम कैश फ्लो विजिबिलिटी कहेंगे, वो बहुत अच्छी है। डेट उस कंपनी में कम हो। तो ऐसे 3-4 फैक्टर होते हैं जिसे जिस जिस रेशियोज को देखकर हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि आगे जाके वो कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ेगी और उस हिसाब से कंपनी का रिटर्न अच्छा होगा। तो जैसे 2015 में सबसे पहले एक इंडेक्स आया था, जिसने निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स जिसे कहा गया था। अब इस इंडेक्स ने किया ये था कि निफ्टी 100 जो हमारा एक इंडेक्स है, जहां सबसे बड़ी 100 कंपनियों का एक बास्केट क्रिएट हुआ है, उसमें उन्होंने ये क्वालिटी के स्कोर, ये रेशियोज लगा के 30 ऐसी कंपनियों का एक सबसेट बनाया, जिसे क्वालिटी इंडेक्स कहा गया। तो आज के दिन पे तो खैर हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरीज के क्वालिटी इंडेक्स बन गए हैं। लेकिन इट्स एक सबसेट है जो एक पर्टिकुलर फैक्टर को लेके बनाया गया है।
तो मैं ये समझूं कि जैसे आपने जिक्र किया, मैं कुछ और भी इंडेक्स देख रहा हूँ, निफ्टी 500 क्वालिटी 50 और निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 200 क्वालिटी 30, तो ये अलग अलग इंडेक्स हैं। और ये जो भी फंड्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे इंडेक्स फंड है। आप सीधे सीधे एक इंडेक्स में निवेश करते हैं इन फंड्स के जरिए, राइट? बिल्कुल, ये आज के दिन पे जो आपके पास अवेलेबल हैं इंडेक्स फंड हैं या पैसिव स्ट्रेटजीज हैं जो सीधा उस इंडेक्स में ही निवेश करते हैं। यहाँ फंड मैनेजर इसमें से कोई पिक एंड चूज या एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करता है। और आज के दिन पर सबसे पहला जो एक क्वालिटी इंडेक्स फंड आया था वो 2020 में आया था। आज के दिन में अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर 17 फंड हैं जो अवेलेबल है। 2000 करोड़ के एसेट्स हैं जो इसमें इस कैटेगरी में या इन फंड्स में आज इन्वेस्ट किए गए हैं। 2020 तो मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, तो हमारे पास 3 से 4 साल का इसका डेटा होगा। तो अगर जो भी मौजूदा डेटा है उसके हिसाब से अगर इसको देखें तो किस तरीके के रिटर्न्स ये दे रहा है? देखिए, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर आपने एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो में निवेश किया है तो इसके रिटर्न्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देख लूं और निफ्टी 130 क्वालिटी इंडेक्स जो एक निफ्टी 100 का ही सबसेट है, तो निफ्टी 100 जो पेरेंट इंडेक्स है उसकी रिटर्न थोड़ी ज्यादा आई है। 3 साल का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लूं तो दोनों ही इंडेक्सेस ने, क्वालिटी इंडेक्स और निफ्टी 100 इंडेक्स ने करीबन 11 साढ़े 11% का रिटर्न दिया है हर साल का। तो कोई ज्यादा बेहतर रिटर्न नहीं निकल के आया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, मार्केट में स्टाइल्स बदलते रहते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक ही स्टाइल आपके लिए काम करेगा। आपके पोर्टफोलियो में हर तरह का स्टाइल होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो ये रिटर्न टेबल अभी हमारे सामने है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, हमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे समय अवधि बढ़ रही है, इसमें रिटर्न जो है वो निफ्टी 100 और निफ्टी क्वालिटी 30 के थोड़े करीब आते जा रहे हैं। पहले 50% से ज़्यादा का गैप था, फिर ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, फिर थोड़ा सा गैप। तो क्या हम माने मैम कि लॉन्ग रन में ये भी हो सकता है कि ये उसको आउट परफॉर्म कर दे? क्योंकि अभी डेटा 3 या 4 साल का ही है हमारे पास, लेकिन शायद लॉन्ग रन में, जिसमें हम कहते भी हैं कि बाजार या म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करें तो थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा वहाँ पे। हो सकता है कि जब क्वालिटी फंड्स हैं, जैसा आपने समझाया कि नाम ही में ही क्वालिटी जुड़ा हुआ है, तो क्या लॉन्ग टर्म में या लंबी अवधि में ये आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आ सकते हैं? देखिए, अब तक तो हमने वो नहीं देखा है और जरूरी नहीं हो कि वैसा हो, क्योंकि जैसे हर साल एक मार्केट के डायनामिक बदलते हैं। हर साल जो स्टाइल काम करेगी वो अलग होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे 2021 में क्वालिटी ने थोड़ा बेहतर किया वैल्यू से। उसके बाद अगर आप देखें 2022 में और काफी हद तक 21 सेकेंड हाफ से 2022 में देखें तो वैल्यू एज अ स्टाइल ने क्वालिटी से बेहतर रिटर्न दिया है। अ, बीच में एक साल ऐसा भी आया जब मोमेंटम ने बहुत अच्छा किया। तो हर साल अलग स्टाइल प्ले करता है। और इसीलिए जब आप एक क्वालिटी फंड को, मैंने एक स्टडी करी थी, 6 कैलेंडर ईयर्स को देखा, 2019 से डेटा देखा। तो ऐसे 2 ही साल हैं जहां क्वालिटी इंडेक्स ने एक निफ्टी 100 के इंडेक्स को, जो एक डाइवर्सिफाइड है जहां हर स्टाइल के फंड्स स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, उसे आउट परफॉर्म किया। और यही अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं और मैं देखूं कि अगर मैंने एक एक्टिव फंड में निवेश कर लिया होता जहां पे ये फंड मैनेजर जो है ये अपने स्टाइल को बदलता रहेगा, थोड़ा कब वैल्यू में रहेंगे, कभी ग्रोथ में रहेंगे, कभी क्वालिटी में रहेंगे। तो एक ही साल ऐसा है जब क्वालिटी इंडेक्स ने एक फ्लेक्सी कैप फंड या एक मल्टी कैप फंड को आउट परफॉर्म किया होगा। तो अब तक की अगर हम रिकॉर्ड देखें और जो लॉजिकली भी लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है लंबे समय में। एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि एक डाइवर्सिफाइड फंड एक क्वालिटी फंड को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो फिर एनी रीजन कि मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूं या फिर ना करूं? देखिए, शामिल अगर आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर टाइमिंग बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि आप सही समय में उस स्टाइल में निवेश कर जाएं और सही समय में उससे निकल जाएं। जैसे क्वालिटी की मैं अगर बात कर रही हूँ, तो अगर 2021 के अंत में आपने उसमें निवेश किया होता और 2022 के अंत में आप निकल चुके हो उस कैटेगरी से,
तब आपने बाकी कैटेगरीज, बाकी स्टाइल्स के कंपैरिजन में अच्छी रिटर्न बनाई होती। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि निवेशक बहुत क्लोजली स्टाइल्स, सेक्टर्स उनको ट्रैक नहीं करते। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जहां आप इतना नहीं समझते उसको, तो फिर एक फंड मैनेजर को दे देना जो आपके लिए ये एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। दूसरा एक ड्रॉबैक मैं कहूंगी जो क्वालिटी फंड्स का आज के दिन पर यह है कि यहाँ पर आपको खाली पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, और हम्म। इंडेक्स अपने कंपनियों को 6 महीने में एक बार बदलता है। जो एक अगर एक्टिव फंड होगा तो 1-2 महीने में भी अगर उन्हें अपना पोर्टफोलियो बदलना हुआ तो वो बदल लेंगे उनको। तो उस कारण से भी मैं कहूंगी कि अगर यू नो टैक्टिकल कॉल है, आप टाइमिंग कर रहे हैं तो एक थोड़ा एलोकेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के निवेशक नहीं हैं तो फिर एक एक्टिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, रिटर्न के हिसाब से भी और जोखिम के हिसाब से भी। ठीक है, मेरा सवाल यही होता आखिरी कि अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो क्या मैं ये क्वालिटी फंड के साथ एटलीस्ट सिक्योर हो जाऊंगा? ठीक है, थोड़ा रिटर्न कम मिले, लेकिन क्या सिक्योरिटी पर आपने कहा कि जोखिम के लिहाज से भी शायद आप एक्टिव पार्ट पे जाएंगे तो ज़्यादा। खैर एनीवेज, तो ये क्वालिटी फंड का फंडा है। मैम ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए ये जो पूरी जर्नी है, इस कार्यक्रम की ज़रूरत ही क्यों है कि रोज़ हम आपसे आके मिलते हैं, कि लगातार बहुत डायनामिक है आपको वक्त के साथ, क्योंकि बाजार भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। जब वो इन्फ्लुएंस होता है सारी घटनाओं से, तो फिर वहाँ पर जो शेयर हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और उन्हीं का काम है, म्यूचुअल फंड में भी वही होते हैं, वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो लगातार आपको बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना ज़रूरी है, और उस लिहाज से आपको चीज़ों को भी, आप एक थीम को बहुत लंबे तक पकड़ के सोचे कि ये हमेशा चलेगी, पॉसिबल नहीं है। सो थोड़ा, लेकिन हाँ, जानकारी आपको हर चीज़ की रखनी है, कौन सी चीज़ कब काम करेगी, और इसीलिए ये शो भी है, और इसीलिए आज हमने आपको एक और चीज़ बताई, यानी क्वालिटी थीम। वेल, चलिए ये बात हो गई क्वालिटी थीम के बारे में। अब सवाल जवाब की शुरुआत कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं आज विजय साहब, नासिक से हमें कॉल कर रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ सर। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा, आप तो आपका तो क्या कहना, आप बहुत अच्छी तरह से वो सब बताते हो। थैंक यू और सर, थैंक बहुत यू। अच्छा लगता है सर, और डेली देखता हूँ, इसलिए नॉलेज में भी बहुत ये हो गया है। 1 साल से मैं जुड़ा हूँ सर इसमें। थैंक यू। और मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है। तो 10 साल में मुझे 5 करोड़ का एक करने का है सर। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी लमसम में ही है। तो मुझे सिर्फ मैडम से ये जानना है कि मैंने फ्लेक्सी कैप के 2 फंड लिए हैं और मोतीलाल के AKMC के 2 फंड लिए। तो ये सही है या फिर कुछ चेंज करने का है, और लमसम करने का है टारगेट के लिए, तो कितना करूँ, ये प्लीज मुझे डिटेल्स बताइए। बढ़िया है विजय साहब, तो एक हमारे साथ हैं, और सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया है। अब यहाँ पर श्वेता मैम, खासियत ये है इनके सवाल की कि कम सवाल आते हैं हमारे पास ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ लमसम में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। आमतौर पे SIPs होते हैं, लेकिन इनका तो पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इस समय जो टोटल वैल्यू है 63 लाख की है, और जितने भी फंड्स हैं उसमें सब लमसम। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 14 लाख, पराग पारिक में 12.5, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 12 लाख। तो इट्स अ डिफरेंट सिनारियो, और इनका लक्ष्य है कि इस निवेश के साथ इन्हें 10 साल में 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब मौजूदा पोर्टफोलियो और निवेश के साथ क्या ये लक्ष्य संभव है? और जैसे इनको खुद को भी है कि एक ही टाइप के 2 फंड्स हैं, या कुछ चेंज अगर इन्हें चाहिए, तो एक पोर्टफोलियो रिव्यू भी मांग रहे हैं। बिल्कुल। विजय जी, सबसे पहली चीज जो आपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कर रखी है कि आपने अपना लक्ष्य अच्छे से लिख रखा है कि आपको क्या एक वैल्यू पे पहुंचना है। अब 63 लाख आपकी आज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। यहाँ पर अगर आप इसी अमाउंट के साथ 10 साल तक लगे रहे तो आप करीबन 2 करोड़ के पोर्टफोलियो वैल्यू पर पहुंच सकते हैं, इक्विटी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अगर हमें 5 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंचना है तो 2 चीजें आपने करनी होगी। सबसे पहले आप अगर इस पोर्टफोलियो में 30 लाख और लमसम जोड़ सकें, और उसके साथ एक 50,000 की SIP कर लें हर महीने के लिए, तो ये आपको 5 करोड़ के आसपास ले जाएगा। या अगर आपके पास आज ही के दिन आप 30 लाख के जगह अगर आप 45 लाख तक की लमसम निवेश कर सकते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अब मैं आती हूँ आपके पोर्टफोलियो पे। यहाँ पर भी एक चीज आपने मुझे बताई और मैंने आपके पोर्टफोलियो में भी देखी कि एक कंसंट्रेशन है। एक ही AMC मोतीलाल ओसवाल में आपका करीबन 45% का एलोकेशन है। अब मैं कहूंगी
कोई भी एएमसी हो, बड़ी से बड़ी एएमसी हो, आप 25% के आसपास की एलोकेशन अपनी उस एएमसी में रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मोतीलाल में एलोकेशन थोड़ी रिड्यूस करनी चाहिए बिल्कुल। दूसरा, आपके पास मैं देख रही थी फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े ज्यादा हैं, तो उसे हम कम करके कैटेगरी की जो डाइवर्सिफिकेशन है उसका फायदा भी हमें जरूर लेना चाहिए। और तीसरी चीज मैंने नोटिस की, आपके पास एक मल्टी एसेट फंड है। अब मैं समझती हूँ कि आपके पास ये आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपके पास कहीं ना कहीं डेट, गोल्ड, ये सारे एलोकेशंस अलग होंगे, तो यहाँ एक प्योर इक्विटी फंड रखना आपके लिए बेहतर होगा। तो 3 मेरे सुझाव हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, आप वहां से निकल जाएं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, आप वहां से निकल जाएं। और आईसीआईसीआई प्रू का जो मल्टी एसेट फंड है, इसके जगह पर आप जो निवेश कर सकते हैं, कुछ स्कीम्स की यहाँ मैं आपको सलाह देती हूँ। कोटक एमर्जिंग, क्वांट लार्ज कैप फंड और एक एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। जो एडिशनल लमसम आप ऐड करें, वो भी आप जो आपकी बाकी की स्कीम्स है और इनमें इक्वल एलोकेशन में जोड़ सकते हैं। राइट विजय जी, तो आई होप कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। यहाँ पर थोड़े बहुत आपको परिवर्तन करने हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो तो मैम ने बता दिए और स्क्रीन पर भी हैं, और आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके दोबारा इसको अपने जवाब को सुन भी सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये है कि 10 साल में जो 5 करोड़ का आपका लक्ष्य है, हाँ जी ज़रूर पूरा हो सकता है। तो या तो 90 लाख का एक मुश्त निवेश हो जाए, या फिर 50,000 की SIP आप शुरू कर दें, 10% का स्टेप अप लेना शुरू करें, तो 10 साल में 13% एक अनुमानित रिटर्न के हिसाब से करीब करीब 5 करोड़ और कुछ लाख उसके ऊपर बन जाएगी। ये प्लेट आपके सामने है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरे आपके जो पोर्टफोलियो का मिक्स है उसमें जो चेंजेस करने हैं वो श्वेता जी ने आपको बता दिए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, और आगे भी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, ज़रूर हमसे संपर्क करें। बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। चलिए, इसी के साथ वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी, और हम दे रहे हैं आपके फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों के जवाब, और श्वेता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो आपकी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग यहाँ पर जारी है, और अब हमारे अगले कॉलर है मिस्टर वैभव मांजरे फ्रॉम पुणे। वैभव भाई, बहुत स्वागत है आपका। सवाल बताएं प्लीज, क्या पूछना चाहेंगे आज? हेलो सर। हेलो जी। मेरा 1,02,000 का FIP चालू है अभी। उसका करंट पोर्टफोलियो 53 लाख का है, और मेरा नेक्स्ट 12 इयर्स में टारगेट है 10 CR का। और मेरे पास जो फंड्स है वो आपके पास लिस्ट आया है क्या उसका? तो 10 है या 12 CR है? थोड़ा मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा। 10 साल 10 साल में आपको 10 करोड़ चाहिए। 12 साल में 10 CR। 12 साल में आपको 10 करोड़ चाहिए। ओके जी, ठीक है, ठीक है, हम उसको चेंज करते हैं। ओके, आप कह रहे हैं पोर्टफोलियो, यस मेरे पास है। आपके पास 1 2 3 4 5 अलग अलग फंड्स हैं, और उसमें आप 20,000, 13, 15, 10 इस तरीके से करीब 1 लाख रुपया मंथली डाल रहे हैं, राइट? निप्पॉन स्मॉल कैप वो ओल्ड फंड है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा वो भी ओल्ड फंड है। टाटा इंडिया कंज्यूमर वो भी ओल्ड है। और मेरा ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप वो भी ओल्ड फंड है। बाकी के सारे लाइक 1 और 2 ईयर्स वाले फंड है। हाँ, टाटा इंडिया कंज्यूमर है, ICICI प्रू ब्लू चिप है, एक्सिस स्मॉल है, ये सब में 10, 7, 7, 5, 5 ऐसे करके। सो ये देखिए कुल मिला के हो गए 5 और 5 10 फंड, ऑलमोस्ट 10 फंड्स हैं यहाँ पे। वेल, ठीक है, श्वेता मैम से लेते हैं अब इसकी जानकारी कि आपका मंथली SIP 1 लाख के आसपास 10 फंड्स में अलग अलग ये पैसा बटा हुआ है। मैम, पोर्टफोलियो की मौजूदा वैल्यू 53 लाख रुपए है, और 12 साल में 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य है वैभव जी का। अब यहाँ से क्या उसकी पूर्ति हो पाएगी? वैभव, सबसे पहले आपके लक्ष्य पे आते हैं। अगर आप आज कुछ ना करें तो फिर इक्विटी का जो हमने लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उसके हिसाब से आप करीबन 5 करोड़ के एक वैल्यू तक पहुंच सकते हैं 12 साल में। लेकिन हमारा लक्ष्य उससे डबल का है, 10 करोड़ का। तो 2 चीजें आपने करनी होगी। सबसे पहले आप अगर लमसम आज करीबन मैं कहूंगी 10 लाख लमसम ऐड कर ले अपने पोर्टफोलियो में, और आपकी जो SIP आज के दिन पे 1 लाख की है, अगर आप उसे 1,40,000 पे ले जाएं और उससे 10% से स्टेप अप करें हर साल, तो आप 10 करोड़ के लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं। नहीं तो थोड़ी मुश्किलात हो सकते हैं, तो फिर नहीं तो आप लक्ष्य को वापस से एक देख लें। बट हाँ, अगर आप लमसम निवेश कर लेंगे और ये SIP को बढ़ा दें, तो 10 करोड़ मुश्किल नहीं है।
आपके पोर्टफोलियो में मैं आती हूँ। मैं पोर्टफोलियो में सबसे पहले जो मैंने चीज देखी वो ये थी कि आपके पास इन्वेस्को के बहुत सारे फंड है। करीबन 30% आपका पोर्टफोलियो एक एएमसी में है और दूसरा 25% आपका मोतीलाल में निवेश किया हुआ है। अब देखें, एएमसी की डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होती है कि अगर आप अलग अलग एएमसीज में निवेश कर रहे हैं तो अलग फंड मैनेजर के स्टाइल का बेनिफिट आपको मिल सकता है। आपके जो फंड्स में स्टॉक्स की एलोकेशन होगी वो अलग तरीके की हो सकती है। तो इन्वेस्को की परफॉर्मेंस हाल में बहुत अच्छी रही है, तो मुझे नहीं पता अगर आपने पास्ट रिटर्न को देख के इन्वेस्को के बहुत फंड उठाए हैं, लेकिन पास्ट रिटर्न के बेसिस पे खाली इन्वेस्टमेंट की डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। तो इन्वेस्को से आप थोड़ा एलोकेशन रिड्यूस करें। दूसरी, आपके पास एक सेक्टर फंड है, कंज्यूमर फंड है। अब देखिए, कंज्यूमर फंड में हो ये जाता है कि कोई भी सेक्टर फंड हो, कंज्यूमर हो, आईटी हो, फार्मा हो, उसका एक साइकिल होता है कि उस साइकिल में वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जैसे वो साइकिल खत्म होता है आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर जाना पड़ता है, जो आपके फंड मैनेजर्स लगातार करते रहते हैं। अगर आप उस सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसे ट्रैक करते हैं, तो आप कंज्यूमर फंड में लगे रहें। नहीं तो फिर आप अगर वो काम एक फंड मैनेजर को दे देंगे, एक एक्टिव फंड मैनेजर को, तो आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा बेहतर होगा। तो कुछ सुझाव जो मैं आपको देती हूँ, जहां पर आप एसआईपी रोक लें, जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वहां अगर एग्जिट लोड खत्म हो गया है तो वहां से निकल जाएं। फंड्स के नाम मैं बताती हूँ जहां से आपने एग्जिट करना चाहिए। टाटा का कंज्यूमर फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप और मोतीलाल का एक मल्टी कैप फंड। यहां से निकल के जो स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं नए अपने पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड और कोटक का मल्टी कैप फंड। आपके पोर्टफोलियो में मैंने एक चीज और देखी थी कि स्मॉल कैप की एलोकेशन थोड़ी ज्यादा थी। तो जैसे अगर एक स्मॉल कैप से निकल कर एक मल्टी कैप में आ जाएंगे, 2 लार्ज कैप फंड ओरिएंटेड ऐड हो जाएंगे, तो करीबन करीबन आप 55 से 60% लार्ज कैप और बैलेंस आपका मिड स्मॉल एलोकेशन हो जाएगा पोर्टफोलियो में, जो एक अच्छा बैलेंस है मैं कहूंगी आज के दिन पे मेंटेन करने का मार्केट कैप के लिए। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे आपके लिए। राइट। तो वैभव भाई, चेंजेस हैं, मैम ने बता दिया आपको। बाकी जो मेन आपका एक टॉप लाइन है उसमें यह है कि आपको अगर 12 साल में 10 करोड़ चाहिए तो या तो फिर एक आपको अपना यहाँ पर जो एक मुश्त पैसा है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, करीब 65 लाख, या फिर आपको एक मुश्त आपको डालना पड़ेगा, या फिर करीब एसआईपी को 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितना आप कर रहे हैं उसके ऊपर 40,000 और सालाना 10% का स्टेप अप, तो आपका लक्ष्य हो पाएगा। लेकिन वो सब ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें, जितना लक्ष्य के करीब जा सकते हैं वो जाएं, और जो चेंजेस यहाँ पर बताएं उनको ज़रूर अडॉप्ट करें ताकि आप अपने पैसे का बेहतरीन रिटर्न कमा पाएँ। तो चलिए, अब कार्यक्रम के अंत पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन जाने से पहले हम श्वेता जी के टॉप 4 फंड सजेशंस लेंगे। श्वेता मैम, क्या है आज के आपके टॉप 4 फंड्स? बिल्कुल। अगर मुझे 4 फंड लिस्ट करने हैं तो मैं कहूंगी सबसे पहले एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप कैटेगरी से मैं कहूंगी इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं आप। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी में कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो ये चारों फंड्स के साथ एक शुरू कर सकते हैं। तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाता है आपको, और इसके साथ साथ तीनों ही मार्केट कैप्स का एक्सपोजर बहुत अच्छा, एक अलग अलग स्टाइल का एक ब्लेंड आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। जी श्वेता मैम, बहुत शुक्रिया। तो ये टॉप 4 फंड्स श्वेता जी के आपने ज़रूर नोट कर लिए होंगे, नहीं तो जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ कार्यक्रम में नोट नहीं कर पाएँ तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके ज़रूर दोबारा रिविजिट कीजिए इस शो को, और वहाँ पर आप चीज़ें पॉज करके भी नोट कर सकते हैं जो आपके काफ़ी काम आएगी। तो श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दिस इज़ लाइक पहली बार हमारे दर्शक भी आपसे रूबरू हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो जानकारी दी और उनको जो पोर्टफोलियो रिव्यूज़ दिए हैं वो उनके बेहद काम आएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। रोज़ की तरह आप सालों से हम पर भरोसा करते हैं, हम आपसे मिलते हैं, आप अपने सवाल हमें भेजते हैं, तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, डिटेल्स के साथ भेजिए, फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दीजिए, बाकी हम आपसे संपर्क कर लेंगे, और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़िए। आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।